अध्याय 5। आत्मा शक्ति। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर था जो आज बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए गांव में आने वाला था। मास्टर बड़े ही आराम से ऊपर से कूदकर नीचे उतर गया और फिर तभी सभी बच्चों और मुखिया का ध्यान उस तरफ चला गया। उस मास्टर की उम्र करीब 21 साल के करीब थी और वो एक दरवाजे के पास खड़ा होकर पहले सभी बच्चों पर नजर डालने लगा। तभी गांव के मुखिया ने आगे आकर मास्टर सूर्या से कहा, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप यहां आए। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें इसे अभी शुरू करना होगा, मास्टर सूर्या ने थोड़े सख्त मिजाज से कहा। उसकी बात सुनकर मुखिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर पीछे बच्चों की तरफ मुड़कर उन्हें बताते हुए कहा, बच्चों, ये युद्ध कला के मास्टर सूर्या है जो नॉर्डिक शहर से यहां तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने आए हैं। आत्मा शक्ति के जागृत होते समय अच्छे से ध्यान लगाना। मुझे उम्मीद है कि तुम में से ही कोई एक आत्मा शक्ति का गुरु जरूर बनेगा। मुखिया की ये बात सुनकर मास्टर सूर्या ने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाते हुए कहा, शायद पिछले साल भी आपने यही कहा था। क्या आपको लगता है कि एक आत्मा गुरु बनना इतना आसान है? मैं पिछले 6 गांवों से बच्चों को चेक करके आया हूं और उनमें से एक के भी पास आत्मा शक्ति नाम की चीज भी नहीं थी। मुखिया ने मास्टर सूर्या की बात सुनकर कहा, अब मैं समझा, केवल बड़े समुदायों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे ही आसानी से आत्मा गुरु बन पाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो ये काफी कठिन है। ये सुनकर वो मास्टर सीधा कमरे के अंदर चला गया और उसके अंदर जाने के बाद मुखिया ने भी सभी बच्चों को अंदर उस कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खड़ा होकर बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बच्चों के कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और मुखिया बाहर वहीं बैठ गया। वो कमरा अंदर से काफी आलीशान बना हुआ था और सभी बच्चे उसमें इधर उधर चीजों को छेड़ते हुए घूमने लग गए। मास्टर सामने बनी कुछ लकड़ियों की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चे एक साथ लाइन में आकर खड़े हो जाओ। उसकी आवाज सुनकर इधर उधर घूमते हुए सभी बच्चे झट से आकर एक कतार में खड़े हो गए। मास्टर ने आगे बताते हुए कहा, मेरा नाम सूर्या है और मैं 26 लेवल का आत्मा गुरु हूं। आज मैं यहां तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहां आया हूं। अब मैं एक एक करके तुम सभी की आत्मा शक्तियों को जगाऊंगा। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ से कुछ पत्थरों को सामने हवा में फेंक दिया और वो सभी गोल आकार में बच्चों के सामने घूमने लग गए। ये देखकर सभी बच्चे सरप्राइज हो गए। तभी मास्टर सूर्या ने दोबारा से कहा, याद रखना बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने लाइन में पहले स्थान पर खड़े एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चलो आगे आओ। मास्टर की बात सुनकर वो बच्चा आगे आ गया और घूमते हुए उन पत्थरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी मास्टर सूर्या ने अपने हाथों से ऊर्जा एक पत्थरों पर छोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, बिल्कुल भी मत डरना, अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो। मास्टर की बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और घूमते हुए पत्थर थोड़े नीचे आकर उसकी छाती के दायरे में आकर घूमने लगे। मास्टर सूर्या ने तभी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया और एक बड़े से भेड़िए में बदल गए। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए और गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा डर कर पीछे हटने लगा, पर तरुण बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और बाकी बच्चों की तरह इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। गोले में खड़े बच्चे को पीछे हटते देखकर भेड़िए में तब्दील हुए मास्टर सूर्या ने कहा, हिलो मत बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये मेरी आत्मा शक्ति है जो कि एक भेड़िए की है। इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी आत्मा गुरु बन तो तुम भी इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। एक इंसान एक भेड़िए में बदल गया, नहीं, उसके पास भेड़िए की शक्ति है। एक आत्मा गुरु को अपनी शक्ति को ऐसे इस्तेमाल करता देखकर काफी अच्छा लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा। अब सोल मास्टर सूर्या ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपनी शक्ति की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे से ऊपर हवा में उठने लगा। अपना सीधा हाथ आगे करो और मुझे अपनी आत्मा को दिखाओ, मास्टर सूर्या ने उस बच्चे से कहा। मास्टर की बात सुनकर उस लड़के ने अपने सीधे हाथ को आगे किया और एकदम से एक दराती निकलकर उसके हाथ से बाहर आ गई, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, ये एक टूल सोल है। तुम अपनी इस आत्मा का एक हथियार के रूप में तो इस्तेमाल कर पाओगे,
पर चलो, अब देखते हैं कि तुम्हारी इस आत्मा में थोड़ी बहुत पावर है या नहीं। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपनी इस टूल सोल को एक वार सोल मास्टर की तरह तैयार कर पाओगे। इतना कहकर मास्टर ने अपने हाथ से एक नीले रंग का गोला निकालकर उस बच्चे के सामने हवा में छोड़ दिया। उस गोले को देखकर उस लड़के ने हैरान होकर पूछा, मास्टर, मुझे अब क्या करना होगा? अपनी आत्मा को फिर से वापस रखो और अपने उसी हाथ को इस गोले पर रखो, मास्टर सूर्या ने समझाकर बताया। उनकी बात सुनकर वो बच्चा अपनी दरांती की आत्मा को वापस रखने की कोशिश करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हो गया। उसके बाद उसने अपने सीधे हाथ को अपने सामने उड़ रहे नीले गोले पर रख दिया। तुम्हारे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं है, तुम एक आत्मा गुरु नहीं बन सकते, वापस जाकर खड़े हो जाओ, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया। उसके बाद मास्टर सूर्या ने एक एक करके सभी बच्चों को ऐसे ही चेक किया और सभी बच्चों के पास खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई आत्मा ही निकली। ये सभी बस यूजलेस मार्शल आत्माएं हैं, ना ही इनसे किसी पर वार किया जा सकता है और ना ही अपने आप को इनकी मदद से बचाया जा सकता है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर मन ही मन कहा। सभी बच्चों को उन्होंने चेक कर लिया था और सभी के पास इसी तरह की मार्शल आत्मा मिली थी। अब बस तरुण और एक लड़की बचे हुए थे। तरुण सबसे आखिर में खड़ा हुआ था, इसलिए वो लड़की तरुण से पहले अपनी आत्मा को जागृत कराने के लिए आगे आ गई। वो लड़की गोले के अंदर जाकर खड़ी हो गई और अपना सीधा हाथ आगे करके अपनी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ से एक नीला पौधा निकलकर सामने आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, नीले पौधे की आत्मा, ये भी एक यूजलेस मार्शल आत्मा ही है। इसके बाद मास्टर उस लड़की की आत्मा शक्ति को चेक करने लगे और बाकी बच्चों की तरह उस लड़की के पास भी कोई पावर नहीं थी। वो लड़की भी अब निराश होकर वापस लाइन में आकर सबके साथ खड़ी हो गई। अब बस अकेला तरुण ही बचा था और वो भी बिना कोई समय गवाए आगे जाकर मास्टर के सामने उस गोले में खड़ा हो गया। गोले के अंदर जाते ही तरुण के शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा घूमनी शुरू हो गई और वो भी ऊपर हवा में उठना शुरू हो गया। मुझे ये हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ अनलॉक हो गया हो, तरुण ने मन ही मन कहा। मास्टर को भी तरुण के अंदर छिपी किसी ऊर्जा का एहसास हो रहा था और उन्होंने हैरानी के साथ तरुण को देखते हुए मन ही मन कहा, इस बच्चे के पास कुछ तो सबसे अलग है। तभी तरुण ने अपना सीधा हाथ आगे किया और उसके हाथ से भी एक नीले रंग का पौधा निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने कहा, नीला पौधा, एक और बेकार की मार्शल आत्मा। उनका सभी का ध्यान बस तरुण के सीधे हाथ पर ही था, पर अचानक से तरुण के उल्टे हाथ में एक नीला हथौड़ा निकलकर बाहर आ गया था। उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, इसलिए तरुण ने अपनी मुट्ठी भींचकर उसे वापस से छुपा लिया और बड़ी हैरानी के साथ अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा इस गांव में आकर बस अपना समय ही बर्बाद किया है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर कहा। मास्टर की बात सुनकर सभी बच्चों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी मास्टर सूर्या ने तरुण के चारों तरफ घूमते हुए अपने पत्थरों को वापस खींच लिया और सभी बच्चों से कहा, चलो ठीक है बच्चों, अब तुम सब वापस जा सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वापस बाहर की तरफ जाने लगे, पर तरुण वहीं खड़ा हुआ था और उसने मास्टर सूर्या से कहा, आपने सभी की आत्मा पावर को चेक किया, पर आपने अभी तक मेरी पावर को चेक नहीं किया है। भूल जाओ बच्चे, मैंने आज तक किसी भी नीले पौधे की आत्मा वाले बच्चे की पावर नहीं देखी, मास्टर सूर्या ने जवाब देकर कहा। मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए, तरुण ने कहा। तरुण की बात सुनकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ में नीले रंग का गोला पकड़े ही तरुण की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, यह बच्चा बाकियों से कुछ अलग है। मास्टर सूर्या ने आगे तरुण की तरफ गोले को भेजते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। नीले रंग का गोले तरुण के ठीक सामने आकर रुक गया और तरुण अपना सीधा हाथ उस गोले पर रखकर ध्यान लगाने लगा। तरुण के शरीर से भरी मात्रा में ऊर्जा उस गोले पर पड़ना शुरू हो गई और वो गोला बहुत जोर से चमकने लगा। ये देखकर मास्टर सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, जब भी मेरी से क्रिस्टल बॉल धीमी चमकती है, इसका मतलब कि सामने खड़े इंसान के अंदर सोल पावर है, पर अब ये इतने तेज चमक रही है तो क्या ये बच्चा, पर यह कैसे हो सकता है?
इतना सोचने के बाद मास्टर अपने ख्याल से बाहर आया और एकदम से एक हल्का सा झटका देकर तरुण को बॉल से पीछे कर दिया। मास्टर सूर्या ने तरुण को बताते हुए कहा, बच्चे, तुम पूरी आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए हो। इस पर तरुण हैरान होकर उनसे पूछता है, पूरी आत्मा शक्ति मतलब? पूरी आत्मा शक्ति का मतलब है कि या तो अभी तक किसी भी बच्चे के पास आत्मा शक्ति के नाम पर ना के बराबर भी पावर नहीं थी, पर तुम्हारे पास पावर भी है, और वो पावर अपने मैक्सिमम लेवल पर है, यानी तुम पावर के 10वें लेवल पर हो, जो इस चरण का आखिरी लेवल होता है। अगर तुम्हारे पास हम सब की तरह थोड़ी बहुत पावर होती तो तुम्हें मेडिटेशन के द्वारा उसे बढ़ाना पड़ता, पर तुम्हें उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो और आगे इससे तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। मास्टर सूर्या ने समझाकर बताते हुए कहा, मैक्सिमम सोल पावर? उस क्रिस्टल बॉल ने मेरी अंदरूनी मार्शल आर्ट को अपने अंदर समा लिया। क्या इस दुनिया में सोल पावर की तुलना अंदरूनी मार्शल आर्ट से की जाती है? तरुण ने मन ही मन खुद से कहा। आखिर क्यों है तरुण के पास इतनी शक्ति? क्या तरुण बन पाएगा ताकतवर? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। अध्याय 6, पिताजी का गुस्सा। मास्टर की बात सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और मास्टर सूर्या ने उसे उलझा देखकर आगे बताते हुए कहा, मार्शल आत्मा का हर 10वां लेवल हमें एक टाइटल देता है। जब किसी की मार्शल आत्मा को जगाया जाता है तो उस समय की जागृत हुई मार्शल आत्मा से वो इंसान सोल वॉरियर कहलाता है। जिनकी सोल पावर कम होती है वो सोल वॉरियर के लेवल 1 पर होते हैं, और जिनकी सोल पावर ज्यादा होती है वो लेवल 10 के सोल वॉरियर होते हैं। ये वो होते हैं जो फुल सोल पावर के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि तुम। मैं आज से पहले कभी किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिला जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हो। जब मेरी आत्मा को जगाया गया था तब वो बस लेवल 2 की सोल पावर थी। ये बस लेवल 10 तक ही पहुंचती है, क्या इससे आगे नहीं जा सकती? तरुण ने सवाल किया। तरुण के इस सवाल को सुनकर मास्टर पहले अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने अपनी भेड़िए की आत्मा को वापस समा लिया और अपने इंसानी रूप में आकर बताते हुए कहा, सोल रिंग के बिना ये इससे आगे नहीं जा सकती। चाहे तुमने कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग क्यों ना की हो, तुम अगले टाइटल तक नहीं पहुंच सकते। सोल रिंग? ये वही है ना जो रोशनी अभी आपके आसपास घूम रही थी। आप अभी लेवल 26 पर हैं, इसका मतलब आपके पास 2 आत्मा रिंग है? तरुण ने सोचकर पूछा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम बहुत ही स्पेशल हो बच्चे। तुम्हारे जैसे जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए बच्चे कभी ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यह अब बेकार है। तुम्हारी इस बेकार की मार्शल आत्मा, जो कि नीला पौधा है, इसके मुकाबले में कोई भी किसानी मार्शल आत्मा ज्यादा बेहतर होती। पर अब छोड़ो। इतना कहकर मास्टर निराश होकर बाहर जाने लगे। तरुण ने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मन ही मन खुद से कहता है, ऐसा लगता है कि अब मुझे भी दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए एक आत्मा रिंग की जरूरत है, पर यह मुझे मिलेगी कहां? इतना सोचते हुए तरुण भी मास्टर के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लगा। बाहर मुखिया इधर उधर टहलता हुआ तरुण और उस मास्टर का इंतजार कर रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और मास्टर और तरुण दोनों बाहर आ गए। उन्हें देखकर मुखिया जल्दी से उनकी तरफ गया और पास जाकर मास्टर सूर्या से पूछा, मास्टर कैसा रहा? क्या हमारे गांव से कोई बच्चा ऐसा निकला जो सोल मास्टर बनने के काबिल हो? यहां बस एक ही बच्चा ऐसा निकला है जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, मास्टर सूर्या ने मुखिया को बताते हुए कहा। यह सुनकर मुखिया ने एकदम से चौंक कर पूछा, क्या कहा? फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है? हाँ, पर बदकिस्मती से उसकी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया। नीले पौधे की मार्शल आत्मा फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है। मास्टर, क्या हम नीले पौधे की आत्मा को तैयार नहीं कर सकते? मुखिया ने निराश सा होकर पूछा। हम कर तो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पावर बढ़ी भी तो तुम्हें क्या लगता है एक नीला पौधा अपने आप को विकसित कर पाएगा? यह तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी। इसकी फुल सोल पावर के लिए यह बस एक बेकार की मार्शल सोल है। चलो, अब मुझे चलना चाहिए।
मुझे एक दूसरे गांव में भी जाना है। मास्टर सूर्या ने समझाकर बताया और फिर वहां से चले गए। मास्टर के जाने के बाद तरुण मुखिया के पास आने लगा और मुखिया के दुखी होकर खुद से ही कहा, फुल सोल पावर पर एक बेकार की मार्शल आत्मा। तभी तरुण उनके पास आकर उनसे पूछता है, दादाजी ये आत्मा रिंग आखिर होती क्या है और मुझे ये कैसे मिलेगी? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर शायद तुम्हें एक सोल बीस्ट को मारना होगा, उससे आत्मा अंगूठी लेने के लिए, और ये बहुत खतरनाक है जब तक तुम एक सोल मास्टर ना बन जाओ। मुखिया ने समझाकर बताया, आत्मा अंगूठी लेने के लिए एक सोल बीस्ट को मारना होगा। तरुण ने मन ही मन कहा। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी मुखिया ने एकदम से कुछ सोचकर उससे पूछते हुए कहा, तरुण, क्या वो बच्चे तुम ही हो जो फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, पर मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है? हाँ, मैं ही हूं, तरुण ने जवाब देकर बताया। तरुण, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने असाधारण बच्चे हो। बहुत बुरा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक अच्छी मार्शल आत्मा देने के लिए उचित प्रयास नहीं किए, नहीं तो तुम हमारे गांव के दूसरे सोल मास्टर होते। चलो अब मुझे बताओ, क्या तुम सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में शामिल होना चाहते हो? तुम वहां मार्शल आत्मा के बारे में हर वो जानकारी जान और सीख पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुखिया पूछते हुए बताते हैं, मुझे इसके लिए पहले अपने पिता से अनुमति लेनी होगी। तरुण ने जवाब दिया, अच्छा बच्चा, तुम्हारा पिता इसके लिए जरूर अनुमति दे देगा। चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। मुखिया ने तरुण के कंधे को थपथपाते हुए कहा और इतना कहकर मुखिया तरुण को लेकर उसके घर के लिए निकल गए। तरुण के घर के अंदर भट्टी जल रही थी और उसके पिता दिन में भी सो रहे थे। तरुण और मुखिया दोनों तरुण के घर के बाहर पहुंच गए। मुखिया ने घर का दरवाजा पीटते हुए पुकार लगाई, तेजस, तेजस। मुखिया की आवाज से तरुण के पिता की नींद खुल गई और आंखें मलते हुए बाहर आते हुए कहते, ये इतना शोर कौन मचा रहा है? तरुण के पिता उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए और मुखिया को बाहर खड़ा देखकर पूछा, ओ तो तुम हो बुढ़ू, बताओ क्या बात है? आज तुम्हारे बेटे की आत्मा शक्ति जागृत होने का दिन है। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कितना खास है? सभी माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजा और तुम इसे एक नॉर्मल दिन की तरह ले रहे हो। मुखिया ने गुस्सा करते हुए कहा। यह सुनकर पिताजी ने जंभई लेते हुए तरुण के पास आकर पूछा, तरुण, तुम्हारी मार्शल सोल क्या आई है? पापा, मेरी मार्शल सोल एक नीला पौधा है, तरुण ने बताया। यह सुनकर पिताजी ज्यादा हैरान नहीं होते और कुछ सोचने लग गए। तभी मुखिया ने बताते हुए कहा, बेशक तरुण की मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, पर यह फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है और अब मैंने सोच लिया है मैं तरुण को आगे सिखाने के लिए शहर भेजने वाला हूं। नीला पौधा, नीला पौधा, पिताजी सोचते हुए कहते हैं, फिर एकदम से जवाब देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तरुण कहीं नहीं जाएगा। तरुण के पिता के मना करने से मुखिया ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम मना कैसे कर सकते हो तेजस? तुम अच्छे से जानते हो कि यह तरुण के लिए एक सुनहरा मौका है। इसे एक अप्रेंटिस की पोजीशन मिल सकती है। बाकी के गांव के लोगों को इस पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता भी है? इस पोजीशन को पाने के बाद तरुण भविष्य में जरूर एक कामयाब इंसान बन सकता है। कामयाब बनकर क्या होता है? इसके जाने के बाद मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? नीले पौधे को तैयार करके ये करेगा भी क्या? ये तब भी एक बेकार की मार्शल आत्मा ही रहेगी, तरुण के पिता ने जवाब देकर कहा। लेकिन तरुण फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है। जितनी जल्दी इसे एक आत्मा रिंग मिलेगी, फिर चाहे इसकी मार्शल आत्मा एक बेकार की सोल ही क्यों ना हो, एक सोल मास्टर तो जरूर बन सकता है, मुखिया ने समझाते हुए बताया। यह सुनकर तेजस को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लग गए। मुखिया ने आगे बताते हुए कहा, कई सालों बीत गए हैं, यहां हमारे गांव में किसी सोल मास्टर को हुए और अब हमारे पास एक मौका है अपने तरुण को सोल मास्टर बनाने का। ये सब तुम चाहते हो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी तरफ से ना है, समझे? अब तुम यहां से जा सकते हो, पिताजी ने अपना गुस्सा शांत करके कहा। यह सुनकर मुखिया के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर पुकारा, तेजस। उसको गुस्से से चिल्लाता देखकर पिताजी ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है बुढ़ू,
मैं बाहर नहीं हूं और इसलिए तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहां से जा सकते हो। फिर से ये सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उसे गुस्से में देखकर तरुण उनके पास आकर कहता है, दादाजी, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। पिताजी ठीक कह रहे हैं। नीले पौधे की मार्शल आत्मा बस एक बेकार की मार्शल आत्मा है। मुझे लगता है कि मैं सोल मास्टर की एबिलिटी सीखे बिना ही ठीक हूं। मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। तरुण की बात सुनकर मुखिया का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने तरुण के सिर पर हाथ रखकर कहा, गुड बॉय, मैं गुस्सा नहीं हूं मेरे बच्चे। चलो अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से जाने लगा और तरुण उन्हें सहारा देते हुए घर से बाहर छोड़ने के लिए उनके साथ जाने लगा कि तभी दरवाजे पर जाकर मुखिया रुक गए। मुखिया ने पीछे मुड़कर तरुण के पिता से कहा, तेजस, हो सकता है कि तुमने पहले ही हार मान ली हो, पर तरुण अभी बच्चा है और तुम्हें नहीं लगता कि इसे आगे सीखना चाहिए ताकि आगे ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। इसे एक सोल मास्टर बनने से मत रोको। अगर इरादा बदल जाए तो मेरे पास आ जाना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले वहां जाने के लिए हमारे पास 3 महीने हैं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और उनके जाने के बाद तरुण ने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। पिताजी पास पड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठ गए और तरुण से कहा, तरुण, मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने उनके पीने के लिए वाइन लाकर उनके सामने मेज पर रख दिया। उसे पीने के बाद पिताजी ने तरुण से निराश होकर पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम एक सोल मास्टर बनना चाहते हो? यह सुनकर तरुण ने हिचकिचाकर जवाब दिया, सब ठीक है पापा, मैं एक लोहार बनकर ही खुश हूं। हम इससे भी अपना गुजारा चला सकते हैं। एक सोल मास्टर बनने का फायदा ही क्या है? फिर चाहे तुम्हारे पास एक बेकार मार्शल आत्मा की जगह एक सबसे अच्छी मार्शल आत्मा ही क्यों ना हो, यह सब बस बेकार है, सब बेकार है। पिताजी ने दुखी होकर बताते हुए कहा और फिर गुस्से से अपने हाथ को मेज पर मारा। यह देखकर तरुण ने अपने पिता के हाथ को पकड़कर कहा, पापा, आप गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे नहीं बनना कोई सोल मास्टर। मैं हर पल आपके साथ रहूंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। पिताजी ने अपना गुस्सा शांत किया और तरुण से कहा, अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकालो। क्या तरुण के पिता उसे मास्टर बनने के लिए जाने देंगे या फिर नहीं? क्या होगा आगे, यह जानना है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अध्याय 7, 2 मार्शल आत्मा। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने अपना सीधा हाथ आगे किया और फिर से अपनी नीले पौधे की मार्शल आत्मा को बाहर निकालकर उन्हें दिखा दिया। उसे देखकर पिताजी गुस्से से खड़े हुए और कुर्सी को दूर फेंक कर मारा। अपने पिता को ऐसे गुस्से में देखकर तरुण भी थोड़ा घबरा गया और उदास होकर अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसके पिता एकदम से वहां से जाने लगे और तरुण को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। इतना कहकर पिताजी दूसरे कमरे के अंदर चले गए। तभी तरुण ने पीछे से आवाज लगाकर उन्हें बताते हुए कहा, लेकिन मेरे पास एक और दूसरी मार्शल आत्मा भी है। इतना कहकर तरुण अपने उल्टे हाथ को आगे ले आया और अपनी नीले हथौड़े की मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया। पिताजी तुरंत उस कमरे में से निकलकर बाहर आए और तरुण की हथौड़े वाली आत्मा को देखकर चौंक गए। उसे देखकर उन्हें कुछ याद आने लगा और वो अपनी उन्हीं यादों में खो गए जिस दिन तरुण की मां और उनकी पत्नी रोहिणी ने उन्हें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। इस सब को याद करने से उनकी आंखें भर आईं। पिताजी ने एकदम से तरुण के पास जाकर उसके उल्टे हाथ को पकड़ लिया और हथौड़े की आत्मा को देखने लग गए। ये देखकर तरुण ने आश्चर्य में होकर पूछा, क्या इसमें कुछ गलत है पिताजी? तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं मेरे बच्चे। पिताजी ने भावुक होकर बताया और फिर एकदम से तरुण को अपने गले से लगा लिया। तरुण भी इससे बहुत हैरान हो गया था क्योंकि आज पहली बार उसके पिता ने उसे अपने गले से लगाया था। तरुण ने हैरान हुए हुए खुद से मन ही मन कहा, यह आज पहली बार है जब पिताजी ने मुझे गले लगाया है। तरुण ने आगे हथौड़े की आत्मा को देखते हुए मन ही मन कहा, यह मेरी अंदरूनी ताकत एकदम से ऐसे कम क्यों होती जा रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पापा घायल हो जाएंगे। तरुण ने अब आगे अपने पिता को आगाह करते हुए बताया,
पिताजी, मैं इसे और देर तक रोक कर नहीं रख पाऊंगा। तरुण की बात सुनकर पिताजी ने हटकर उससे कहा, इसे शांत होकर वापस रखो। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने अपने हथौड़े को वापस अपने अंदर समा लिया और वहां सब ठीक हो गया। तरुण भी अब इससे बेहतर महसूस कर रहा था। पिताजी ने आगे तरुण को समझाते हुए कहा, याद रखना, भविष्य में हमेशा अपने नीले पौधे की आत्मा की अपने हथौड़े से हमेशा रक्षा करनी है। मैं वादा करता हूं पिताजी, मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। तरुण ने झट से जवाब दिया। तरुण का जवाब सुनकर उसके पिता अब वहां से चले गए और तरुण भी अब अपने कामों में लग गया था। तरुण अपने पिता की ही तरह लोहारी के काम में लगा हुआ था और एक बड़े से गर्म धातु पर एक हथौड़े से बार बार वार किए जा रहा था। तरुण ने अपने काम में लगे हुए ही मन खुद से कहा, इस दुनिया में किसी के पास दो मार्शल आत्माओं का होना एक अनोखी ही बात है। तरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता भी वहां आ गए और उन्हें देखकर तरुण दोबारा से उस धातु के टुकड़े को हथौड़े से पीटने लग गया। तरुण को ऐसे हथौड़ा चलाता देखकर पिताजी ने रोका। रुको। अपने पिता के कहते ही तरुण रुक गया और तभी पिताजी ने उसके पास आकर कहा, इसे मुझे दो। तरुण ने उस हथौड़े को अपने पिता को दे दिया और फिर उसके पिता ने उसे समझाते हुए बताया, अगर तुम इसी तरह से इस पर चोट करते रहोगे तो तुम 1 साल के अंदर भी इसे आकार नहीं दे पाओगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? तरुण ने पूछा। मुझे देखो और सीखो। इतना कहकर पिताजी ने अपनी ताकत के साथ उस धातु पर हथौड़े से कुछ छोटे मारे और उस धातु को पीट पीट कर छोटी कर दिया। इसके बाद पिताजी ने तरुण को भी इस तरह से चोट करने की बहुत सारी टेक्निक सिखाई। सुबह हो चुकी थी और तरुण अपने घर के अंदर बैठा हुआ अपने हाथ में एक बहुत ही छोटी सी एक चीज को देखते हुए खुद से कहता है, आखिरकार मान कबीले का गुप्त हथियार मैंने बना ही लिया। बहुत बुरा है कि इस समय हमारे पास लोहे की बहुत कमी है, वरना यह और भी ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसमें एक तीर के जैसा हुक और लगा देता। पिछले 3 महीनों से पिताजी मुझे हथौड़ा चलने के तरीके सिखा रहे हैं और अब मैं लगातार 24 वार एक साथ कर सकता हूं। इसके बाद भी बाकी तरीकों को सीखने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद तरुण खड़ा हुआ और जो खाना उसने पकने के लिए रखा हुआ था उसे एक बार जाकर चेक करने लगा। खाना पक चुका था और यह देखकर तरुण ने अपने पिता को पुकार लगाई, पिताजी, खाना पक चुका है, जल्दी से आकर खा लीजिए। तरुण ने तो अपने पिता को आवाज लगा दी थी पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता और यह देखकर तरुण परेशान होकर खुद से कहता है, पिताजी हमेशा एक ही पुकार में बाहर आ जाया करते थे, फिर आज कैसे कोई जवाब नहीं दिया? क्या पिताजी बीमार पड़ गए हैं? तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी पिताजी घर के बाहर से उसे आते हुए नजर पड़े। ये देखकर तरुण ने हैरान होकर मन ही मन कहा, पिताजी आज इतनी जल्दी उठकर कहां गए होंगे? तरुण अब अपने पिता से कहता है, पापा खाना पक चुका है, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, ले आओ। पिताजी ने सामने पड़ी मेज पर बैठते हुए जवाब दिया। तरुण उनके लिए जल्दी से खाना ले आया और उनके सामने लाकर रख दिया। आज तुम्हें हथौड़े चलाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, अपना सामान बांध लो। कल बूढ़ा मुखिया तुम्हें नॉर्डिंग शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेने आएगा, पिताजी ने बताते हुए कहा। नॉर्डिंग शहर? पर क्यों? तरुण ने सवाल किया। क्या तुम एक सोल मास्टर बनने के लिए सीखना नहीं चाहते? मुखिया तुम्हें ले जाकर वहां दाखिला करा देगा और तुम वहां वो सब सीख पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, पिताजी ने पूछते हुए बताया। यह सब सुनकर तरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने अपने मन की खुशी को छुपाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप अपना मन क्यों बदल रहे हो? यह सुनकर पिताजी ने सख्त होकर पूछते हैं, क्या तुम ये सब करना चाहते हो या नहीं? यह सुनकर तरुण सोच में पड़ गया और अपने पिता को जवाब देते हुए पूछा, लेकिन फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? तुम जाओ, तुम ही ने यह रास्ता चुना है। जो हथौड़े चलाने की कला मैंने तुम्हें सिखाई है उसका इस्तेमाल करके वहां किसी भी लौहार का चेला बनकर अपने लिए कुछ पैसे कमाना ताकि अपने स्कूल की फीस और अपने खाने का बंदोबस्त कर सको। मैं तुम्हें इतनी आसानी से शहर नहीं जाने दूंगा।
वहां जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ वादे करने होंगे, पिताजी ने बताते हुए कहा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, तरुण ने बिना कुछ पूछे झट से जवाब दिया। तुमने मुझसे बिना कुछ पूछे ही हां कर दिया, पिताजी ने कहा। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहने वाले हैं, मैं हर बार ही हां करूंगा, तरुण ने जवाब देकर कहा। ठीक है, तो फिर वादा करो, तुम्हें चाहे अपनी आत्मा को कितना भी तैयार क्यों ना कर लिया हो, पर तुम कभी भी अपनी हथौड़े वाली मार्शल आत्मा में कोई भी आत्मा रिंग नहीं जोड़ोगे, और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? पिताजी ने बताकर पूछा। फिर नीले पौधे का क्या करना है? तरुण ने पूछा। तुम इसका कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिताजी ने जवाब दिया। इसका मतलब मैं कभी भी नीले पौधे का इस्तेमाल कर सकता हूं? तरुण ने पूछा। हां बिल्कुल, पर हथौड़े का नहीं, उसे हमेशा छुपा कर रखना है। जब तक जान पर बात न बनाए तब तक बिल्कुल भी हथौड़े की आत्मा का इस्तेमाल नहीं करोगे, पिताजी ने बताते हुए कहा। ठीक है पिताजी, मैं वादा करता हूं, तरुण ने झट से जवाब दिया। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं, पिताजी ने खाने की तरफ इशारा करके कहा। अगले दिन सुबह को गांव का मुखिया तरुण को ले जाने के लिए उसके घर पर आ गया। तरुण तब सुबह का खाना पका रहा था। तभी मुखिया ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए पूछा, तरुण, क्या तुमने अपना सामान बांध लिया? तरुण ने उनको चुप करते हुए कहा। थोड़ा धीरे से दादाजी, आप बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं दादाजी। पिताजी अंदर सो रहे हैं और इससे उनकी नींद खुल जाएगी। उन्हें पसंद नहीं कि ऐसे सोते हुए कोई उन्हें जगा दे। बच्चे, तुम अभी जाते समय भी अपने पिता के लिए नाश्ते की चिंता कर रहे हो, मुखिया ने तरुण को नाश्ता पकाते हुए देखकर पूछा। आज मैं यहां से जा ही रहा हूं, तो सोचा कि जाते जाते उनके लिए एक आखिरी बार खाना बनाता जाऊं। आप बस मुझे थोड़ा समय और दीजिए। इतना कहकर तरुण कमरे के अंदर जाकर अपने सामान की एक पोटली उठाकर ले आया और उसके बाद मुखिया के साथ अपने घर से निकल गया। कुछ देर बाद पिताजी जाग गए और उन्होंने गर्म आग पर रखे पकते हुए नाश्ते को देखा। फिर उनकी नजर सामने दीवार पर गई जिस पर तरुण ने उनके लिए कुछ लिख रखा था। पापा, मैं दादाजी के साथ शहर के लिए जा रहा हूं और आप अपना ख्याल रखना। आपके लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, तो नाश्ता करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपका तरुण। तरुण का यह मैसेज देखकर उसके पिता की आंखें नम हो गईं। उधर तरुण और मुखिया जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी मुखिया ने तरुण से पूछा, तरुण, तुम गांव को ज्यादा याद करोगे या अपने पियक्कड़ बाप को? दोनों को ही दादाजी, तरुण ने जवाब दिया। तरुण आगे पूछता है, दादाजी, क्या आप मुझे इस स्कूल के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, बताओ, क्या जानना है तुम्हें? मुखिया पूछता है। पिताजी चाहते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ते हुए किसी लोहार के यहां काम करता रहूं, तरुण बताता है। लोहार के यहां काम करने के लिए बोला उसने? क्या वो मजाक कर रहा था? तुम्हारा बाप तेजस सच में पागल हो गया है। तुम अभी इस सब के लिए बहुत छोटे हो। स्कूल के अंदर बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना, उसे तो खुद काम करके तुम्हारे लिए पैसे कमाने चाहिए थे, ताकि जब तुम अपनी इस पढ़ाई को अच्छे से पूरी कर लो तो तुम्हें आगे एक अच्छे से स्कूल में भर्ती करा सके, मुखिया ने थोड़ा सख्त होकर कहा। इससे आगे सीखने के लिए भी स्कूल बनाए गए हैं, तरुण ने हैरान होकर पूछा। मुखिया ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और उन्हें मिडिल स्कूल कहा जाता है। क्या तरुण स्कूल जा पाएगा? क्या उसके पिता मानेंगे, या फिर वह कमजोर ही रह जाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल पर। अध्याय 8, नॉडिंग स्कूल। तरुण और मुखिया जंगल से होते हुए शहर के अंदर पहुंच गए। शहर अंदर से काफी ज्यादा बड़ा था और पूरा शहर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। तरुण भी मुखिया के साथ शहर के अंदर से होता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था। मुखिया ने तरुण को बताते हुए कहा, तरुण, मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ने के बाद वापस चला जाऊंगा। तुम्हें फिर आगे अपने टीचर्स की ही बात सुननी है और बिना परमिशन लिए कभी भी स्कूल से बाहर मत निकलना। जब तुम्हारा स्कूल में साल पूरा हो जाएगा, मैं खुद तुम्हें लेने यहां आ जाऊंगा। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रहे हैं दादाजी? तरुण ने उनकी बात सुनकर कहा। मुखिया ने थोड़ा हंसकर बताते हुए कहा, हम यहां पर किसी भी होटल का खर्च नहीं उठा पाएंगे बेटा। यहां सब कुछ बहुत महंगा है। मैं आशा करता हूं कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम एक सोल मास्टर बन चुके होंगे। मैं जरूर बनूंगा दादाजी, तरुण ने जवाब दिया। गुड बॉय,
चलो अब तुम्हारे स्कूल के लिए चलते हैं। मुखिया ने तरुण के सिर पर हाथ रखकर कहा। वही पास ही एक फल बेचने वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ताजे फल अच्छे दामों में, ये और ले जाओ ताजे फल, वो भी अच्छे दामों में। उसकी आवाज सुनकर मुखिया और तरुण उसके पास गए। उन्हें अपने पास आया देखकर फल बेचने वाले ने उनसे पूछा, बताइए आपको क्या खरीदना है? मेरे पास हर तरह के फल है। माफ करना, पर हमें कोई फल नहीं खरीदना। हमें नॉर्डिंग स्कूल जाना है, तो क्या आप हमें वहां जाने के लिए रास्ता बता सकते हैं? मुखिया ने पूछा। ओह अच्छा, तो आपको स्कूल जाना है। मैंने सोचा था कि आप शायद फल खरीदना चाहते हैं। फल बेचने वाले ने हल्के से हंसकर कहा, नहीं नहीं, हमें बस स्कूल के लिए ही जाना है, तो क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? मुखिया ने दोबारा से पूछा। सीधा जाकर आगे से उल्टे हाथ पर मुड़ जाना और आपको सामने ही स्कूल नजर आ जाएगा। फल बेचने वाले ने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया ने उसका शुक्रिया करते हुए कहा, चलो तरुण, हमें अब चलना चाहिए। मुखिया ने आगे तरुण से कहा। मुखिया की बात सुनकर तरुण उनके साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर में तरुण और मुखिया एक बड़े से स्कूल के पास पहुंच गए। वो स्कूल काफी ज्यादा आलीशान था और काफी बड़ा भी था। स्कूल को देखकर तरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे ऐसे देखकर मुखिया ने हल्के से हंसकर कहा, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है तरुण। अब तुम 1 साल के लिए यही रहने वाले हो, तो आराम से स्कूल को देखते रहना। पर चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ चलिए, तरुण ने जवाब दिया और उनके साथ आगे स्कूल के दरवाजे की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो दोनों स्कूल के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से एक चौकीदार ने उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, ओ हेलो, कहां जा रहे हो? तुम ऐसे स्कूल के अंदर नहीं घुस सकते। हम यहां संत गांव से इस बच्चे का स्कूल में दाखिला करने के लिए आए हैं। ये बच्चा हमारे गांव से इस साल का अप्रेंटिस है, तो क्या आप हमें अब अंदर जाने दे सकते हैं? मुखिया ने उससे पूछा। क्या मजाक है? क्या अब गांव में रहने वाले बच्चों के पास भी सोल पावर होने लगी? सालों से हमारे पास कोई अप्रेंटिस नहीं आया है और अब मुझे तुम दोनों पागल बनाना चाहते हो। मुझे तो तुम दोनों शक्ल से ही धोखेबाज नजर आ रहे हो। उस चौकीदार ने अकड़कर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर मुखिया को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने झोले से एक पत्र निकालकर उस चौकीदार को देते हुए कहा, यह मार्शल सोल हॉल के अधिकारी मास्टर सूर्या का दिया हुआ पत्र है। चौकीदार उस पत्र को पकड़कर गौर से देखने लगा और पत्र को पढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाकर कहा, नीला पौधा, लेकिन सोल पावर पूरी है? क्या मजाक है? मैं इस स्कूल में 4 सालों से काम कर रहा हूं और मैंने इससे पहले कभी किसी बच्चे को पूरी सोल पावर के साथ पैदा हुआ नहीं सुना और न ही देखा। अब तो मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। तुम दोनों धोखेबाज नहीं बल्कि बहुत बड़े धोखेबाज हो। इतना कहकर उस चौकीदार ने उस पत्र को नीचे फेंक दिया। यह देखकर मुखिया को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम बस अब इंतजार करो और मैं यहां मार्शल सोल हॉल के अधिकारी को लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें देखूंगा। चलो तरुण, वापस चलते हैं। इतना कहकर मुखिया वहां से जाने लगा, पर तरुण वहीं खड़ा रहा। तभी उस चौकीदार ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या नाम बताया गांव का? ओ हां, संत गांव। तुम पर संत गांव नहीं बल्कि भिखारियों का गांव ज्यादा जांचेगा। अब इस बात पर मुखिया को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम दोनों लग है ऐसे रहे हो। अब जा बूढ़े यहां से और अपने साथ इसे भी लेकर जा और कहीं जाकर भीख मांग। चौकीदार ने मजाक उड़ाकर कहा और उसके बाद मुखिया में धक्का मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एकदम से तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तरुण को भी चौकीदार की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और तरुण ने चौकीदार का हाथ पकड़कर अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर एक जोरदार मुक्का उसे जोर से मारा। मुक्का लगते ही वो चौकीदार सीधा दरवाजे से पार होकर नीचे जाकर गिरा। इस पर अब वो चौकीदार गुस्से में तरुण को मारने के लिए उठा और तरुण भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आकर अपना गुप्त हथियार चलाकर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो गया था। तरुण उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको, अब बस करो, बहुत हुआ। यह सुनकर वो चौकीदार भी रुक गया
और तरुण भी रुक गया। तरुण ने तुरंत ही गुप्त हथियार का वार करने से खुद को रोक लिया। मास्टर, आप वापस आ गए? चौकीदार ने तरुण के पीछे से आते हुए एक आदमी को देखते हुए कहा। एक आदमी काले कपड़ों में बाहर से स्कूल की तरफ आ रहा था और अब वो चौकीदार और तरुण के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो आदमी पीछे घूमा और मुखिया की तरफ देखकर कहा, आप मुझे मार्शल सोल हॉल की तरफ से दिया हुआ पत्र दिखाइए। इतना सुनकर मुखिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने पत्र को पढ़ा और तरुण की तरफ देखकर कहा, यह बच्चा तो काफी होशियार है। इसके बाद उस आदमी ने मुखिया से माफी मांगते हुए कहा, आपके साथ अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं स्कूल की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। अब आप इस बच्चे को मेरे साथ छोड़ सकते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमारी भी गलती थी, तो अब मैं बच्चे को आपके हवाले कर देता हूं, मुखिया ने उस आदमी से कहा। मुखिया ने आगे तरुण से कहा, तरुण, अब इससे आगे तुम्हें मास्टर के साथ जाना है और मैं अब चलता हूं। जब तुम्हारी साल पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें वापस के जाने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है दादाजी, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, तरुण ने उन्हें अलविदा करते हुए कहा। मुखिया अब वहां से वापस चले गए और इसके बाद उस मास्टर ने चौकीदार के पास जाकर उसे धमकाते हुए कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें इसके लिए छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा तुम्हारी ऐसी कोई हरकत सुनाई दी तो खुद ही यहां से छोड़कर चले जाना। मास्टर की डांट सुनकर वो चौकीदार कुछ भी जवाब नहीं देता, बस अपना सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा रहा। तभी तरुण भी मास्टर के पास आकर खड़ा हो गया और उस चौकीदार को गुस्से से घूरने लगा। चलो बच्चे, मेरे साथ आओ, मास्टर ने तरुण से कहा और उसके बाद मास्टर और तरुण दोनों वहां से आगे स्कूल के अंदर की तरफ चल दिए। उनके वहां से जाने के बाद उस चौकीदार की सांस में सांस आई। तरुण ने मास्टर के साथ स्कूल में अंदर जाते हुए उनका शुक्रिया करते हुए कहा, हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया सर। तरुण की बात सुनकर उस आदमी ने बताते हुए कहा, लड़के, मैं यहां कोई टीचर नहीं हूं। आप नहीं हैं, पर आपने फिर वहां स्कूल की तरफ से माफी क्यों मांगी? तरुण ने हैरानी से पूछा। जरूरी थोड़ी है कि स्कूल के टीचर ही स्कूल को रिप्रेजेंट करे, ये तो कोई भी कर सकता है, और ऐसा किसी किताब में भी नहीं लिखा कि स्कूल के टीचर ही स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, उस आदमी ने समझाकर बताया। ओह, मैं अब समझा, तो आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं या फिर कोई लीडर? तरुण ने नादानी से पूछा। बेशक तुम एक होशियार बच्चे हो सकते हो बच्चे, पर यहां पर तुम बिल्कुल भी गलत हो, तुमने बिल्कुल गलत समझा, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, उस आदमी ने चलते हुए जवाब देकर बताया। यह सुनकर तरुण रुक गया और उसने पूछा, तो फिर आप क्या हो? मैं यहां बस एक मेहमान हूं जो मुफ्त का खाना खाने यहां आया हुआ है। तुम मुझे यहां सबकी तरह मास्टर वन बुला सकते हो, हर कोई मुझे यहां यही बोलता है, और अब तो मैं यहां तक कि अपना नाम भी भूल चुका हूं, मास्टर ने बताया। मास्टर ने आगे तरुण से पूछते हुए कहा, पत्र में लिखा था कि तुम्हारा नाम तरुण है, तो तरुण तुम्हें समझना चाहिए कि मास्टर और एक टीचर में काफी अंतर होता है। अगली बार इस चीज का ध्यान से इस्तेमाल करना जब तक तुम मुझे अपना टीचर बनना ना चाहो। क्या आप मुझे मार्शल आत्मा की ट्रेनिंग सिखाएंगे? तरुण ने नादानी से पूछा। क्या तुम सीखना चाहते हो? मास्टर ने पूछा। इस पर तरुण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर मास्टर ने कहा, सी बहुत अच्छे, तुम सच में एक होशियार लग रहे हो और चालाक भी। इतना कहकर मास्टर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रुक गए और आगे कहा, तुम इस सदी के तीसरे ऐसे इंसान हो जिसके पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर की बात सुनते ही तरुण बहुत ज्यादा चौंक गया और आगे बढ़ता हुआ वहीं रुक गया। इस पर तरुण को अपने पिता की बात याद आ गई। उसके पिता ने कहा था कि किसी को भी उसकी 2 मार्शल आत्माओं के बारे में पता न चल पाए। इससे तरुण सख्ती में आ गया और मास्टर को मारने के लिए अपना गुप्त हथियार तैयार कर लिया। क्या वह मास्टर कोई बहरूपियां है और उसे कैसे पता चला कि तरुण के पास 2 मार्शल आत्मा है? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तरुण अपना गुप्त हथियार तैयार करने लगा। तभी मास्टर ने तरुण को बताते हुए कहा, तुम्हें शायद मुझसे पूछना चाहिए कि आखिर मुझे यह कैसे पता है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर ने आगे तरुण को उसका पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे यह सब तुम्हारे इस पत्र से पता चला। मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा है। यहां बस 647 ही लोग हैं जिनके पास नीले पौधे की आत्मा है। उनमें से बस 16 के पास ही सोल पावर है और उनमें से किसी एक के भी पास लेवल 1 से ज्यादा की सोल पावर नहीं है।
लेकिन तुम्हारी सोल पावर 10वें लेवल पर है। अगर तुम्हारी सोल पावर और तुम्हारे नीले पौधे की क्वालिटी को चेक किया जाए तो नीला पौधा कभी भी तुम्हारी सोल पावर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं और वो दूसरी आत्मा काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे बारे में ये कोई अफवाह भी तो हो सकती है, हो सकता है कि इस पत्र में ये सब गलत लिखा हो। तरुण ने कहा, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पर पिछले 100 सालों में हमारी इस दुनिया में ऐसे 2 ही लोग हुए हैं जिनके पास 2 मार्शल आत्माएं हैं, लेकिन यहां 19 लोग फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हैं। मैं उन सभी की मार्शल आत्माओं को देख चुका हूं और वो सभी ताकतवर मास्टर्स हैं। अभी तक केवल 5 ही ऐसे हैं जिनके बारे में बस अफवाहें हैं, और मैं अब पक्का कह सकता हूं कि तुम्हारे पास 2 मार्शल आत्माएं हैं। मास्टर ने तरुण को समझाकर बताया। मास्टर के ज्ञान की सीमा को देखकर तरुण ने अपना मन बदल लिया। एक तरफ तो अभी वो उन्हें मारना चाहता था, पर अब वो उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। तरुण को ऐसे अपने सामने घुटनों के बल बैठते देखकर मास्टर ने हैरानी के साथ कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर तरुण ने अपने हाथ जोड़कर मास्टर के सामने अपना सिर झुकाया और उनसे विनती करते हुए कहा, प्लीज आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। अरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे सामने ऐसे झुककर प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा सिर्फ अपने माता पिता के सामने या फिर राजा के सामने किया जाता है? तुम्हें सिर्फ ऐसे ही खड़े खड़े प्रणाम करना चाहिए था। मास्टर ने हंसकर तरुण को समझाते हुए कहा, पहला गुरु हमेशा के लिए गुरु रहता है। प्लीज आप मेरे गुरु बन जाओ। आप मेरा झुककर आपको प्रणाम करना डिजर्व करते हैं, तरुण ने कहा। तरुण की बात सुनकर मास्टर हल्का सा मुस्कुराए और अपनी गर्दन हां में हिला दी। ये देखकर तरुण के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसके बाद मास्टर तरुण को सीधा स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में उसका दाखिला कराने के लिए ले गए। कमरे के अंदर 2 लोग खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। मास्टर और तरुण के अंदर आते ही उनमें से एक ने कहा, आइए मास्टर। मास्टर ने अपने हाथ में लिया हुआ पत्र उस आदमी को पकड़ा दिया और फिर मास्टर तरुण से कहा, ये टीचर आगे तुम्हारे दाखिले में तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अब जाना चाहिए, हम दोबारा फिर जरूर मिलेंगे। ठीक है टीचर, तरुण ने जवाब दिया। मास्टर वहां से चले गए और तरुण की बात से हैरान होकर तरुण के पास खड़े टीचर ने तरुण से कहा, बच्चे तुमने अभी उन्हें टीचर बुलाया? वो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है। ये सुनकर तरुण ने झट से जवाब दिया, पर वो मेरे टीचर है। तरुण की बात सुनकर पहले टीचर ने हंसकर कहा, तुमने इतनी जल्दी उसे अपना गुरु भी बना लिया? क्या इसमें कुछ गलत है? तरुण ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने अपना एक शिष्य भी बना लिया। पहले टीचर ने दूसरे टीचर को तरुण का पत्र देते हुए कहा। दूसरे टीचर ने पत्र को पढ़ते हुए कहा, तरुण, एक स्कूल का टीचर होने के नाते मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम ऐसे इतनी आसानी से किसी को भी आंख बंद करके अपना टीचर नहीं बना सकते। ओह, तो तुम फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो। यह सुनकर पहले टीचर ने झट से दूसरे टीचर के पास आकर पत्र को पढ़ते हुए कहा, क्या यह फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है? दूसरे टीचर ने अब आगे तरुण से कहा, देखकर बुरा लगा कि तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है। हर एक सोल मास्टर को पूरी जिंदगी के लिए किसी एक टीचर को अपना मास्टर चुनना होता है। सभी लोग तुम्हारे चुनाव को देखेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो मास्टर जांचेगा? आखिर बात क्या है? आप बार बार यही क्यों बोल रहे हैं? तरुण ने सवाल किया। हो सकता है कि वो थोड़ा अजीब हो, पर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, दूसरे टीचर ने कहा। तभी पहले टीचर ने बात काटते हुए कहा, चलो छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है तो तुम जिसे चाहो अपना मास्टर बना सकते हो। उसके बाद दूसरा टीचर जाकर अपने हाथ में कुछ कपड़े ले आया और तरुण 2 देते हुए कहा, ये लो, ये स्कूल की यूनिफॉर्म है और तुम हॉस्टल के 7वें माले पर रहोगे। वहां एक टीचर है जो तुम्हारे काम की देखरेख करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। तरुण ने उनका शुक्रिया किया और फिर वहां से बाहर आ गया। तरुण के निकलने के बाद वो टीचर मास्टर का मजाक उड़ाने लगे और तरुण बाहर खड़ा होकर ये सब सुनता रहा। फिर तरुण वहां से हॉस्टल 7 के लिए निकल गया। तरुण हॉस्टल के 7वें माले पर पहुंच गया और अपने सामने वाले एक बड़े से दरवाजे को जैसे ही खोला, एकदम से एक लड़के ने बड़ी तेजी से तरुण पर हमला कर किया। तरुण बहुत तेज था और वो एकदम से उसके हमले से बच गया।
तरुण को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी उसके साथ ये हुआ क्या। तरुण उसके इस हमले से तो बच गया, पर उस लड़के ने अब दोबारा तेजी से तरुण पर उछलकर वार किया और तरुण को लात मारने की कोशिश की, पर तरुण ने उसकी लात को पकड़ लिया और उसे फेंक कर मारा। इससे वो लड़का और गुस्से में आ गया और तरुण पर फिर से टूट पड़ा। तरुण को भी इस बार गुस्सा आ गया और उसने अपने एक हाथ से ही उस लड़के को पकड़कर हवा में घुमाकर बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर मारा। सभी ये देखकर हैरान हो गए कि तरुण ने कैसे एक ही हाथ से उस लड़के को जमीन पर पटक कर मारा। तरुण ने अभी तक उसका हाथ पकड़कर मरोड़ा हुआ था और उस लड़के से थोड़े गुस्से में होकर पूछा, तुम हो कौन और तुमने मुझ पर ऐसे हमला क्यों किया? तरुण की बात सुनकर उस लड़के ने थोड़ा दर्द से कराहते हुए कहा, तुम जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो बताऊंगा। उसकी बता सुनकर तरुण ने उसका हाथ छोड़ दिया और उस लड़के ने खड़ा होते हुए कहा, तुमने तो मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। वैसे तुम्हें शायद ये बकवास छोड़कर मेरी बात का जवाब देना चाहिए, इससे पहले कि मैं इस बार सच में तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। तरुण ने गुस्से से कहा, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो, बताता हूं। मेरा नाम वरुण है और मैं इस हॉस्टल का बॉस हूं। मुझ पर इतनी दया दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस लड़के ने तरुण से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। तरुण ने भी अब अपने गुस्से को शांत किया और उससे हाथ मिलाकर पूछा, तुमने मुझ पर ऐसे हमला क्यों किया? दरअसल बात यह है कि हमारे इस हॉस्टल का एक रूल है, जो भी नया अप्रेंटिस यहां आता है उससे यहां से बॉस को लड़ना होता है और अगर वो नया स्टूडेंट जीत जाता है तो वो यहां का बॉस बन जाता है। और अब क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया है तो तुम आज से हमारे इस हॉस्टल के बॉस हो, वरुण ने समझाकर बताया। वरुण के इतना कहते ही सभी बच्चे तरुण के सामने झुककर उसके सम्मान में उसे बॉस बॉस कहते हुए पुकारने लगे। तरुण इससे काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, बॉस और मैं, ये नहीं हो सकता। मैं यहां पढ़ने के लिए आया हूं, ना कि तुम्हारा बॉस बनने के लिए। लेकिन ये हमारे हॉस्टल 7 का रूल है, जो भी जीतता है वही बॉस बनकर सबको लीड करता है, वरुण ने बताते हुए कहा। अब सारे बच्चों ने एक साथ अपनी गर्दन झुकाकर तरुण से कहा, हाँ यही रूल है बॉस। ठीक है, तरुण ने जवाब दिया। अब सभी बच्चे तरुण के पीछे पीछे आने लगे और वरुण ने तरुण से पूछा, क्या तुमने अभी अपनी सोल स्किल का इस्तेमाल किया था? सोल स्किल? तरुण ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, क्या यही हॉस्टल 7 है? लड़की की आवाज सुनकर सभी ने एकदम से चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक प्यारी सी लड़की उनके पीछे खड़ी हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी थी, भूरे रंग की आंखें, सुनहरे बाल और गुलाबी होंठ। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़के आंखें फाड़े उसे बस घूरे ही जा रहे थे। तरुण भी उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और धीरे से वरुण से पूछा, क्या यहां लड़के लड़की एक साथ रह सकते हैं? हम अभी बच्चे हैं और हमारे स्कूल में इस तरह की कोई रोक नहीं है, वरुण ने बताया। यह बहुत अजीब है, तरुण ने कहा। हाँ, सच में काफी अजीब है। पिछले साल हमारे पास एक भी अप्रेंटिस नहीं था और इस साल हमारे पास 2 आ गए हैं। बॉस चलो अब जल्दी से जाओ और इस लड़की को मजा चखा दो, वरुण ने धीमी आवाज में तरुण से कहा। क्या मैं? तरुण ने हैरान होकर पूछा। हाँ बॉस, अब जल्दी जाओ, ये नई लड़की है और हमें अब इसकी एबिलिटी भी चेक करनी है, तो चलो जाओ और इसे मजा चखा दो। वरुण ने इतना कहकर तरुण को आगे धक्का दे दिया और तरुण सीधा उस लड़की के सामने जाकर रुका। तरुण ने भोली सी शक्ल बनाकर उस लड़की की आंखों में देखा और पीछे वरुण की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। अब उस लड़की ने आगे अपनी पहचान बताते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम जिया है। हे, मैं तरुण हूं और मैं इस हॉस्टल का बॉस हूं, पर तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो क्या तुम हमें अपनी मार्शल आत्मा के बारे में बता सकती हो? तरुण ने धीमी सी आवाज में शर्माते हुए पूछा। मेरी मार्शल आत्मा एक खरगोश की है, तुम्हारी क्या है? जिया ने बताकर पूछा। मेरी मार्शल आत्मा तुम्हारी आत्मा का खाना है। यह बात सुनकर जिया ने हल्का सा हंसकर कहा, यह सच में मजेदार है। तो क्या अब मैं अंदर आ सकती हूं? हाँ, लेकिन इस हॉस्टल का एक नियम है, नए अप्रेंटिस को यहाँ के बॉस से लड़कर अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ती है। तो मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी दोस्तों वाली लड़ाई करना चाहता हूं, तरुण ने बताते हुए कहा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जिया ने पूछा।
हाँ बिल्कुल, तरुण ने जवाब दिया। ये सुनकर जिया ने अपने सामान की पोटली एक पास खड़े लड़के को पकड़ाते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, आ जाओ फिर शुरू करते हैं। क्या जिया जीत पाएगी यह मैच? क्या उसे एंट्री मिलेगी? और क्या करेगा तरुण? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय सिर्फ मेरे चैनल पर।